Hello everyone and welcome to the channel of Social with छाया तिवारी। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सब कक्षा 5वीं के हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ नंबर 1 जिसका नाम राख की रस्सी है के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके पहले अगर कोई बच्चा मेरे चैनल पर नया है या बाई चांस किसी बच्चे ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा है, उसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि उसके क्लास की आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हम शब्दार्थ देखेंगे, उसके बाद पठन पाठन के साथ साथ स्पष्टीकरण करते चलेंगे। शब्दार्थ है मशहूर का अर्थ होता है प्रसिद्ध अर्थात फेमस, मशहूर। हाजिर जवाबी का अर्थ होता है तत्काल जवाब या उत्तर देने वाला व्यक्ति, एटवंस रेस्पॉन्स करने वाला पर्सन। रवाना का अर्थ होता है चले जाना या प्रस्थान करना। आप बीती का अर्थ होता है अपना या खुद का अनुभव। यकीन का अर्थ होता है विश्वास। मुश्किल का अर्थ होता है कठिन। मंजूर का अर्थ होता है स्वीकार करना। सील का अर्थ होता है चट्टान या पत्थर। मैं आप लोग को एक चित्र दिखा रही हूँ, उसे ध्यान से देखिएगा। और उसके पहले ये जो पाठ नंबर 1 राख की रस्सी है, जो शीर्षक है, पहले उसका अर्थ समझ लेते हैं। राख की रस्सी का अर्थ होता है, राख का अर्थ होता है जब हम किसी चीज को जला देते हैं तो जो शेष अवशेष बचता है उसी को हम राख कहते हैं। और रस्सी का अर्थात रस्सी का अर्थ होता है अर्थात रोप। और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि आप लोग ने राख की रस्सी देखी है तो हाँ, नहीं देखी है तो ना, कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। तो मैं सबसे पहले आप लोग को एक मैप दिखाने, उसे ध्यान से देखिएगा। ये जो है हमारा प्यारा भारत देश है, इंडिया। और ये हमारे पड़ोसी देश जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बर्मा, और जो ये सफ़ेद कलर में दिख रहा है वो तिब्बत है। ये सब हमारे पड़ोसी देश हैं। जो राख की रस्सी नामक लोक कथा है वह तिब्बत देश से संबंधित है, अर्थात ये तिब्बत देश जो सफ़ेद कलर में दिख रहा है वो तिब्बत देश से संबंधित है। तिब्बत को ही हम दुनिया की छत कहते हैं क्योंकि यह बहुत ऊंचे पठार पर स्थित है। देखिए ये तिब्बत का पठार है जिसे हम दुनिया की छत भी कहते हैं क्योंकि ये बहुत ही ऊंचे पठार पर स्थित है। पठार का अर्थ होता है जो पर्वत से नीचे और मैदान से ऊपर हो उसे ही हम पठार कहते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए ये पर्वत से नीचे है और ये मैदानी भागों से ऊपर है तो इसे ही हम पहाड़ कहते हैं। तो ये बहुत ही ऊंचे पठार पर स्थित होने के कारण इसे ही हम दुनिया की छत कहते हैं। और यहाँ की जो जल मौसम है बहुत ही ठंडा प्रदेश है और यहाँ के लोग हमेशा गर्म कपड़े पहनते हैं। ये आप लोग को चित्र दिख रहा होगा, ये हमेशा गर्म कपड़े पहनते हैं तिब्बत के लोग। यहाँ की जो राजधानी है वो लहासा है और यहाँ का जो सबसे ऊंचा शहर है वो भी लहासा है। और तिब्बतियों का दिल लहासा को ही कहा जाता है। पार्ट 1 राख की रस्सी। लोनपो गार तिब्बत के 32वें राजा सोन गर्वसेन गाम्पो के मंत्री थे।
जो लोनपोगार नामक मंत्री था वो तिब्बत के 32 नंबर के जिनका नाम राजा सोनगवसेन के गांपो के मंत्री थे। मंत्री उन अधिकारियों को कहा जाता था जो हमें राजा के दरबार में रहते हैं और राजा को किसी समस्या या किसी मुद्दे पर राय मशवरा सलाह या अपना एडवाइस देते हैं। लोनपोगार जो था मंत्री थे, वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। अर्थात लोनपोगार अपनी इंटेलिजेंसी यानी अपनी बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी, जो तुरंत किसी प्रश्न का तुरंत उत्तर दे दे, एडवांस रिस्पॉन्स करते थे, वो के लिए वो दूर दूर तक फेमस प्रसिद्ध थे। जैसे आप लोग ने अकबर और बीरबल की कहानियां तो सुनी होंगी, जैसे बीरबल भी अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे। कोई उनके सामने टिकता न था, यानी सब लोनपोगार के सामने हार जाते थे। चैन से जिंदगी चल रही थी, अर्थात शांति से पीसफुली से जिंदगी चल रही थी। मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था, उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। यानी जो लोग लोनपोगार थे, उनका बेटा बड़ा हो रहा था और वो उनकी चिंता का टॉपिक बना हुआ था। कारण क्या था? कारण यह था कि वो बहुत भोला था, वो बहुत ही इनोसेंट था। होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी, यानी जो इंटेलिजेंसी थी उसके अंदर थोड़ी सी भी नहीं थी। लोनपोगार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। लोनपोगार ने सोचा कि मेरा बेटा बहुत सीधा साधा अर्थात भोला इनोसेंट है, मैं अगर इस दुनिया में नहीं रहूँगा तो उसके बाद इसका काम कैसे चलेगा, उसका पालन पोषण कैसे होगा, इसकी देख रेख कौन करेगा। जैसे आप लोग के मम्मी पापा भी आप लोग को बारे में सोचते हैं कि हमारा बेटा ये पढ़ ले तो ये बन जाएगा, अगर मैं दुनिया में नहीं रहा तो कैसे रहेगा, कैसे पालन पोषण होगा। तो ये सब जैसे मम्मी पापा हमारा चिंता का विषय बना रहता है, वैसे लोनपोगार के मंत्री थे, जो लोनपोगार नामक मंत्री थे, उनका भी अपने बेटे के लिए चिंता का विषय था। एक दिन लोनपोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़े देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ। 100 मतलब 100, 100 का अर्थ होता है 100, और यहाँ भेड़े का अर्थ है, यहाँ पर भेड़ का अर्थ होता है शिप, और यहाँ भेड़े शब्द है तो अर्थात बहुत सारी भेड़े, अर्थात यहाँ पर 100 हैं तो यहाँ पर शिप्स हो जाएंगे अर्थात भेड़े हो जाएंगी। मैं आप लोग को चित्र दिखा रही हूँ, इसे ध्यान से देखिएगा। मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं है, इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। इसके बाद उन्हें अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। अब आप लोग एक चित्र देखेंगे, इसे ध्यान से देखिएगा। ये जो चित्र है वो भेड़ का है, तो यानी यहाँ पर एक भेड़ है तो यहाँ पर सिप होगा, और बहुत सारी भेड़ होंगी तो यहाँ पर भेड़े शब्द हो जाएगा अर्थात सिप्स हो जाएंगी। और ये चित्र जो है जौ का है, और ये जो चित्र है वो गेहूं का है। यहाँ जौ और गेहूं दोनों ही खाद्यान्न है, दोनों से ही हम रोटी बनाते हैं। लेकिन जो होता है वो खुरदुरा होता है, और जो गेहूं होता है वो थोड़ा मुलायम होता है।
एक दिन लोनपोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा, तुम इन्हें शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं है। लोनपोगार नामक मंत्री ने अपने बेटे को एक दिन 100 भेड़ें देते हुए कहा, इन्हें लेकर शहर जाओ। शहर ऐसा स्थान है जहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, बहुत सारे मौके होते हैं, वहाँ पर बहुत सारे रोजगार होते हैं। भेड़ें लेकर शहर को जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं है, अर्थात भेड़ों को मारना और बेचना नहीं है, इन्हें वापस लाना है। और लाना है 100 जौ के बोरों के साथ, अर्थात भेड़ों को तो लाना ही, साथ साथ 100 जौ के बोरों को भी लाना है, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। अर्थात मैं तुम्हें घर में नहीं आने दूंगा, अगर तुम नहीं लाओगे तो मैं तुम्हें घर में नहीं आने दूंगा। इसके बाद उन्होंने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया, अर्थात प्रस्थान किया। लोनपोगार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही कहाँ थे। यह सोच विचार कर वह सोचते हुए शहर पहुंच गया लोनपोगार का बेटा, और वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गया। मगर कोई हल उसकी समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ हल मतलब किसी समस्या को सुलझाना। वह बहुत ही दुखी था, वह बहुत ही उदास था। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई, और तभी उसके सामने जैसे ही वह समस्या पर सोच रहा था कि मैं कैसे, मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है, तो मैं कैसे जौ के 100 बोरे लेके जा सकता हूँ। तो ये समस्या के बारे में सोच ही रहा था कि इसका समस्या समाधान मैं कैसे निकालूं। तो उसके सामने एक लड़की आ खड़ी होती है, प्रस्तुत हो जाती है। क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो, अर्थात तुम इतने उदास क्यों हो। लोनपोगार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया। हाल मतलब दशा, अवस्था के बारे में, अभी क्या चल रहा है उसके बारे में बताना, उसी को हम लोग हाल कहते हैं। तो लोनपोगार के बेटे ने अपने दशा अवस्था के बारे में उस लड़की से बताया। इसमें इतना दुखी होने की क्या बात, कोई बात नहीं है, मैं इसका हल निकाल देती हूँ, अर्थात मैं इसका समस्या का समाधान करती हूँ। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया। जो रुपए मिले उनसे जौ के 100 बोरे खरीदकर उसे वापस घर भेज दिया। अब लड़की ने क्या किया, भेड़ों के सारे बाल उतार लिए और उन्हें बाजार में बेच दिया, अर्थात सेल कर दिया। और उनसे जो रुपए मिले उनसे उसने जौ के 100 बोरे खरीद लिया, और उन्हें लोनपोगार के बेटे को देकर उन्हें वापस घर भेज दिया। लोनपोगार के बेटे को लगा उसके पिता बहुत खुश होंगे, अर्थात बहुत खुश होंगे, क्योंकि उसने पूरा काम जो कर लिया था। मगर उसकी आप बीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। यहाँ आप बीती का अर्थ होता है अपने आप पर होने वाली घटना, अर्थात सेल्फ एक्सपीरियंस, पर लोनपोगार ने ध्यान नहीं दिया। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए।
अर्थात उसकी बात को अनदेखा कर दिया। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। पसंद का अर्थ होता है लाइक मतलब डिसलाइक था, मुझे पसंद नहीं आया, जो लाइक नहीं की मुझे था। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ, उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना। अर्थात एक बार तो वो अपने बेटे को शहर भेजते हैं भेड़ों के साथ, तो वो जौ के 100 बोरे के साथ और भेड़ों के साथ तो वापस आता है, जो कि राजा को पसंद नहीं आया। और फिर उन्हीं भेड़ों के साथ दोबारा लोनपोगार अपने बेटे को शहर भेजता है और कहता है कि फिर से तुम्हें जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना होगा। एक बार फिर निराश लोनपोगार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। मतलब एक बार फिर से दूसरी बार वो शहर जाता है, तब भी वो निराश हो जाता है और लोनपोगार का बेटा शहर में उसी जगह जहां बैठ जाता है जहां वो पहली बार सड़क के किनारे बैठा था। न जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए जरूर आएगी। यहाँ पर यकीन का अर्थ होता है भरोसा, मदद का अर्थ होता है सहायता, हेल्प करना। और न जाने उसे क्यों यकीन हो रहा था, भरोसा हो रहा था कि वो लड़की इस बार भी मदद करने के लिए जरूर आएगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वह लड़की आई, उससे अपनी मुश्किल कह सुनाई। लोनपोगार के बेटे ने फिर से अपनी समस्या को उस लड़की को बताया। अब तो बिना जौ के 100 बोरों के मेरे पिता मुझे घर में घुसने नहीं देंगे। लड़की सोचकर बोली, एक तरीका है, एक आइडिया है। उसने भेड़ों के सींग काट लिए। यहाँ पर सींग जो होते हैं पशुओं के, भेड़ों के जो सींग होते हैं, उनसे बहुत सारे टूल्स बनाए जाते हैं, उनसे बहुत सारे औजार बनाए जाते हैं, इसलिए वो बहुत ही महंगे होते हैं। अब उस लड़की ने भेड़ों के सींग तो काट लिए और उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उनसे 100 बोरे जौ खरीदे और उन्होंने जौ के 100 बोरे उसे से खरीद लिए। बोरे लोनपोगार के बेटे को सौंपकर उस लड़की ने उसे घर भेज दिया। इस बार भी उस लड़की ने जौ के 100 बोरे खरीद लिए और उसे लोनपोगार के बेटे को देकर उसे घर भेज दिया। भेड़े और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनपोगार का बेटा खुश था। यहाँ हवाले अर्थात किसी चीज को किसी को देना। जो भेड़ था और जौ के 100 बोरे अपने पिता को देते हुए बेटा खुश था कि मतलब मैंने अपना काम कर दिया। उसने विजयी भाव से अर्थात जीत की भावना से सारी कहानी कह सुनाई, अर्थात उसने सारी स्टोरी राजा को, लोनपोगार को बताई। सुनकर लोनपोगार बोले, उस लड़की से कहो हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर दे। सपोज ये आप लोग का ये हाथ है, ये हाथ है और इसी का 9 गुना अर्थात 9 गुना लंबा हाथ की राख की रस्सी बनाकर देना है। लोनपोगार ने
अपने बेटे से कहा कि उस लड़की से कहो कि 9 गुना लंबा हाथ की 9 गुना लंबा राख की रस्सी मुझे बनाकर दे। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया। यह संदेश का अर्थ होता है किसी के द्वारा भिजवाई गई बात या समाचार। उस लड़की से जाकर लोनपुगार के बेटे ने बताया। लड़की ने एक शर्त रखी, अर्थात एक कंडीशन रखी। शर्त का अर्थ होता है अपनी बात मनवाने के लिए किया जाने वाला करार या समझौता। लड़की ने भी एक शर्त रखी, मैं रस्सी बना तो दूंगी, मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। अर्थात मैं तो रस्सी बना तो दूंगी, लेकिन वह उसे तुम्हारे पिता को अपने गले में पहननी होगी। लोनपुगार ने सोचा ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है, इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। लोनपुगार ने सोचा कि राख की रस्सी बनाना एक संभव कार्य नहीं है, जो कि असंभव है, क्योंकि आप जो राख मतलब रस्सी को जलाएंगे तो वो राख बन जाएगा, और जैसे राख को हम हाथ से उठाएंगे वो टूट जाएगा, अर्थात वो गिर जाएगा, तो उसको अपने हाथ से उठा नहीं सकते हैं, जो कि ये एक असंभव कार्य। उससे तो हम रस्सी कैसे बना सकते हैं, जो कि एक असंभव कार्य है। इसलिए लड़की की शर्त उन्होंने मंजूर कर ली। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर के सिल पर रखा। यहाँ पर सिल का अर्थ होता है पत्थर का एक बहुत बड़ा टुकड़ा। जैसे आप लोग पुराने ज़मानों में देखेंगे कि मिक्सर तब उस समय नहीं रहता था, तो पत्थर के बड़े टुकड़ों पर मसाले और चटनी वगैरह बनाया जाता था, उसे ही सील का कहा जाता है। तो पत्थर के सील पर 9 हाथ लंबी रस्सी ली, और जला दिया। रस्सी जल गई, मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। मतलब उन्होंने रस्सी को 9 हाथ लंबी रस्सी ली और उसे जला दिया, लेकिन रस्सी तो जल गई, लेकिन जो आकार था वो रस्सी के आकार बच गया। इसे वह सील समेत लोनपुगार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा, और वो सील के साथ वो राख की जो रस्सी थी वो सील के साथ लोनपुगार के पास दरबार में ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। लोनपुगार रस्सी देखकर चकित हो गए, रह गए, अर्थात आश्चर्य हो गए, सरप्राइज हो गए। वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है, क्योंकि हम उसे उठा नहीं सकते, अर्थात वो उसे उठाएंगे तो वो टूट जाएगा और हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा, तो उसे हम गले में कैसे पहन सकते हैं, हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। यहाँ समझदारी का अर्थ होता है होशियारी, इंटेलिजेंस। के सामने धरी की धरी रह जाना, और ये मुहावरा है, अर्थात वैसे का वैसे ही रह जाना, बी हेल्ड। बिना वक्त गवाए, अर्थात एक सेकंड का भी समय उन्होंने नहीं लगाया, लोनपुगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। लोनपुगार सोच रहे थे कि ऐसी चालाकी, जिस तरह की समझदारी लड़की के अंदर है, उसी तरह की समझदारी अगर मेरे बेटे में होती तो क्या बात होती, लेकिन कोई बात नहीं, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, तो उसको एक समझदार लड़की की ज़रूरत है। तो वैसी समझदारी लोनपुगार को उस लड़की में ही दिखी, तो इसलिए उन्होंने एक सेकंड का भी समय नहीं लगाया और अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया, और जिसे लड़की ने स्वीकार कर लिया।
धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। अगर वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।